चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज। देख रहे हैं कि जो नया पैटर्न था 68वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आर्ट एंड कल्चर का अब रोल बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि 38 मार्क्स का मतलब फिक्स रहता था कि एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आने वाले समय में जिस मतलब ये तय किया कौन सा 68वीं बीपीएससी की, आने वाले समय में आर्ट एंड कल्चर का और रोल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग मतलब अब क्या करेंगे, डिटेल करके पढ़ेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग मतलब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा आप लोग। बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना होगा, जो मैं पहला बात बताया था याद करने के लिए, कि कोई भी चीज़ हमें तब याद होती है जब पूरे मतलब मन से उस चीज़ में हम अपने मन को रमा देते हैं। तब ये नहीं कि सर पढ़ा रहे आ रहे ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, इनका तो यही काम है। देखो कई बार होता है कि हमें 10 मिनट का मटेरियल होता है जो हम चाहें तो आपको 10 मिनट में पढ़ा दें, लेकिन उसके लिए 1 घंटा समय लेना पड़ता है, बीच बीच में बैकअप देना पड़ता है समझाने के लिए, उस चीज़ को याद कराने के लिए। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर में एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, यानी इसको मंदिर स्थापत्य कला बोलते हैं। डार्विन ने सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हालांकि उसके पहले जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें विकास का सिद्धांत दिया गया है, और विकास का सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ होता है उसका विकास अचानक से ना होकर के धीरे धीरे होता है। जैसे आज का जो मानव स्वरूप है ये क्या है, तो विकास क्रम के करोड़ों वर्ष का परिणाम है। जो आज आप इस रूप में मानव को देख रहे हो, इतना इंटेलिजेंट है, इतना सुंदर है, तो ये 1-2 दिन का नहीं और 1000 साल का नहीं, ये करोड़ों साल का इवोल्यूशन का परिणाम है जो आज आप इस रूप में देख रहे हो। सेम वैसे ही आज जिस स्टेज पे आप बीपीएससी को पढ़ाई करने जा रहे हो, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, ये कम से कम 20 साल के इवोल्यूशन का परिणाम है। 20 साल का कहने का मतलब कि आपने क ख ग घ से शुरू किया था और आज आप चले आए हैं टेम्पल आर्किटेक्चर तक ना। तो क्रांति पढ़ाई के मामले में नहीं होती है। पढ़ाई के मामले में धीरे धीरे जो मेहनत किया वही आगे निकल जाता है। खास करके देखिएगा कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है या बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो ये जानता है कि ना हम कमज़ोर हैं, हम मेहनत करेंगे तभी हम कर पाएंगे, वो आगे निकल जाता है। और जो ये सोचते हैं कि अरे हमें तो सब चीज़ आता है, हम बहुत तेज़ हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन का क्या होता है कि आपका परिणाम है। अब सेम चीज़ आता है आर्किटेक्चर के साथ। हम लोग इससे पहले भी जब हम लोग कला पढ़े थे, जो लोग मेरे क्लास लिए होंगे, तो उनको मैंने बताया था कि जैसे जैसे मानव समाज विकास करता है वैसे वैसे उसके साथ भी कला का विकास होता है। और जो ये हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये टोटल आता है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं इसमें 2 वर्ड है, कला और संस्कृति। तो देखिए संस्कृति जो है ये एक बहुत बड़ा टर्म है, वाइड है। ये क्या है, बहुत बड़ा टर्म है। और इसमें जो भी है, जो मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, या हमारे कपड़ा पहनने का स्टाइल, या हमारे जीवन का जो भी स्टाइल होता है, मतलब धर्म मानने का, मतलब जीवन के हर एक पहलू को हम किससे रिलेट करते हैं, संस्कृति से। और उसी का हिस्सा होता है आर्ट। और आर्ट को हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं, एक होता है कौन सा, विजुअल आर्ट, और दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ चीज़ें जो होता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि कौन सा मतलब आप लोग को पढ़ाना पहले ज़रूरी है, तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अब उस आर्ट में हम लोग आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे। और टेम्पल आर्किटेक्चर जो होता है ये कब से विकास देखने को मिलता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, गुप्ता पीरियड से सर। चलिए देखिए, जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ है, पहले मानव क्या था, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, अगर मानव का हम लोग विकास देखते हैं तो पृथ्वी पर जीव आया तो सबसे पहले क्या था हमारा, बायोमोलिक्यूल्स, यानी जैव अणु।
जैव अणु कहने का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चीज आते हैं। ये सब जब आपस में मिले तो किस चीज का निर्माण हुआ जी? सेल का। सेल जो जीवों का क्या होता है? कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। सेल से आपका क्या बना जी? टिश्यू बना, और टिश्यू से क्या बना जी? ऑर्गेन्स बना, और ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म, यानी जीव यहाँ पे बन रहा है। हालांकि अभी अब मैं इसको शॉर्ट करते दिखाते चला गया हूँ। सेल बनने से पहले भी और मतलब सारी प्रक्रिया आती है, मतलब फिर भी देख लो, ये बायोमोलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स, ऑर्गेनिज्म। और जब ऑर्गेनिज्म बना तो ये इतना आसानी से फटाफट नहीं होते जा रहा है, इसके लिए बहुत समय लगा। और जैसे ऑर्गेनिज्म बना तो ऑर्गेनिज्म में फिर इवोल्यूशन होते होते हमारा कौन सा आया जी? ह्यूमन, यानी मानव आया। और मानव आया तो शुरू में मानव क्या था? यायावर था, यानी घुमंतु था, या अपना जो जीविका चलाने के लिए या दूसरों जीवों से बचने के लिए आज वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था जैसे आज बंदर को करते हुए देखते हो। सेम वैसे ही सोचो, जैसे बंदर आज स्ट्रगल करता है अपने लाइफ के लिए, दिन भर खाने के पीछे भागते रहता है, और उसके बाद से अपने जीवन को बचाने के लिए यानी सुरक्षा के लिए, सेम चीज होता है मानव के साथ। पूरा जिंदगी इसको खाद्य संग्राहक और अपने सुरक्षा के लिए बीत रहा है। लेकिन जैसे जैसे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया, और खाद्य उत्पादक हो जाने का मतलब क्या है? यानी जब ये फूड प्रोड्यूसिंग हो गया तो फूड प्रोड्यूसिंग से क्या हो जाएगा? इसके पास अब समय बचने लगा था, समय बचने लगा था, समय बचने लगा था। हालांकि जब मानव अपने रूप का मतलब जो ओरिजिनल रूप में आ जाता है, ह्यूमन यानी होमो सेपियंस जो आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो वहाँ पे देखिएगा कि हमारे अंदर जो कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या आते हैं? जैसे हमारा जो हाथ होता है, इसमें जो अंगूठा होता है, अंगूठा अपोजिट होता है, अपोजिबल है अंगुली के, जो 4 फिंगर है उसका अपोजिट है। तो इस चीज़ से पकड़ने का काम आ गया, और जैसे पकड़ने का हमारा काम विकसित हुआ, वहीं से हमारा टूल मेकिंग यानी यंत्र बनाने का और फिर कलाकारी स्टार्ट होता है। और फिर जब खाद्य उत्पादक हो जाता है तो स्पेशल समय बचता है, और प्लस सरप्लस इकोनॉमी का बात होने लगता है, यानी अधिशेष अर्थव्यवस्था का। और जब सरप्लस इकोनॉमी होता है तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे ले जाती है? कला के विकास के लिए। यानी हम ये कहें कि मानव का मतलब जैसे संस्कृताइज होने लगा और यानी सभ्यता अपना विकास करने लगा, उसी के साथ ही वैसे ही ठीक साथ साथ साइमल्टेनियसली जो था अपना क्या चलने लगा जी? कला का विकास चलने लगा। और कहीं ना कहीं जब ये सरप्लस इकोनॉमी और कला का विकास चलने लगा तो शुरू में इन्होंने चित्रकारी किया, और उसके बाद से बाद में देखते हैं कि जब नगर में रहने लगे तो बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने स्तूपा का निर्माण किया। हालांकि ये हमारे पास साक्ष्य है, इसके पहले भी हो सकता है कि जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो देवता की, तो उनके रहने के लिए जैसे आज जो हमारे मन में भावना आता है, वैसे भावना तो मतलब उस समय भी आता होगा कि जो हमारे देवी देवता हैं उनको रहने के लिए एक प्रॉपर घर चाहिए, और वो घर ही तो क्या होता था? टेम्पल होता था। अब इसमें ये होता है कि हमारे पूर्वजों ने, हो सकता है कि हमारे गुप्ता पीरियड से पहले का मंदिर बनाया गया हो, लेकिन हो सकता है कि जो मंदिर बनाया गया वो कच्ची सामग्री पे था। जैसे मान लेते हैं मिट्टी का था, लकड़ी का था। आज भी देखिएगा लकड़ी का मंदिर बनता है, छोटा छोटा, या मूर्ति भी बनता है। तो अगर ये जो कच्ची सामग्री पे बना, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग वाला मटेरियल ना था, तो हो सकता है कि ये खत्म हो गया, क्योंकि इतिहास तो वही नहीं है जितना हम जानते हैं, जितना नहीं जानते हैं। एग्जिस्ट करता है लेकिन नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो क्या होता है कि फिर यहाँ पे स्तूपा का निर्माण, हालांकि इससे पहले जो निर्माण हुआ हमें उसका कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कि पूजा हो रहा है, वहाँ पे लिंग पूजा या नेचर पूजा के रूप में सर्प का पूजा हो रहा है, वृक्ष का पूजा हो रहा है। जो सेम देखिएगा, रिलेट कीजिएगा, तो आज भी हम सर्प की पूजा, नेचर की पूजा यानी पीपल का पूजा, नीम का पूजा या तुलसी का पूजा करते हैं, और आज भी लिंग पूजा होती है। तो ऐसे में फिर हम थोड़ा सा अब ये कहिए कि साक्ष्य नहीं मिल पाया है, नहीं तो हम ये भी नहीं कह पाते कि नहीं गुप्ता पीरियड का है। हालांकि
मौर्यन काल में या फिर यहाँ पे देखिएगा वैदिक एज में भी जब स्तूप का निर्माण हो रहा है तो स्तूपा क्या था, स्तूपा का जो निर्माण हो रहा है एक्चुअली जो स्तूप का निर्माण हो रहा है ये चबूतरा हो गया, चाहे यह सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायरल फॉर्म में हो सकता है। और इस पे क्या बनता था, एक अंडा बनता था और इस पे होता था आपका, और इसमें रखा जाता था महात्मा बुद्ध के अवशेष। महात्मा बुद्ध का अवशेष, शारीरिक अवशेष, या तो वो हड्डी का टुकड़ा हो गया या फिर उनके बालों का अवशेष या फिर उनके कुछ मेजर जो शारीरिक वस्तु थे उसको इनमें रखा जाता है। और एक तरह से ये भी क्या होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, प्रदक्षिणा पथ होता है इस पे और चक्कर लगा करके एक तरह से ये मंदिर का ही कार्य कर रहा है, मंदिर का ही कार्य कर रहा है। और धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि स्तूपा क्या था, और साथ में देखिएगा कि चैत्य निर्माण भी हो रहा था। चैत्य निर्माण जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, ये आपका प्रेयर हॉल है, मतलब इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, प्रेयर हॉल। और फिर बाद में देखिएगा कि बिहार का भी निर्माण हुआ है जो निवास स्थान का काम कर रहा था। अगर आज का मंदिर देखिएगा तो ये तीनों को एक जगह समेट दीजिए, तीनों को एक जगह समेट दीजिए तो एक मंदिर फॉर्म में दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब कि जो मंदिर का जो कला है, म्यूट कर दो जी राकेश जी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि तीनों को आप लोग एक जगह कंसाइज कर देते हैं, तो देखिएगा कि आज का यह एक तरह से कहीं ना कहीं मंदिर का जो क्या होता है प्राइमरी लेवल था, मतलब प्राथमिक स्तर पे धीरे धीरे मंदिर का जो विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जो सांची का स्तूप है वहाँ पे लकड़ी और कुछ पत्थर का बना मंदिर भी मिला है, जिसको मंदिर संख्या हम लोग 40 जो 3rd BC में, मतलब ईसा पूर्व में, यानी मौर्यन काल के समय देखने को मिलता है ये चीज। अब बाद में होता क्या है कि धीरे धीरे मंदिर का विकास होते गया। अब धीरे धीरे मंदिर का विकास होता गया है, तो आज भी आप लोग अगर गांव में जाते होंगे या गांव से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा माता काली जी का मंदिर होता है। गए हैं ना सभी लोग? जी सर। तो आज देखिएगा माता काली का जो मंदिर होता है कितना सिंपल होता है, कितना सिंपल होता है। एक्चुअली जो शुरू में मंदिर बनना प्रारंभ हुआ था तो सेम वैसा ही क्या था जी, सेम उतना ही सिंपल था। जो प्राचीन मंदिर होते थे बहुत ही मतलब अपने सरलतम रूप में थे ये। यानी कहने का मतलब जो मंदिर का स्थापत्य कला होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, बनावट होता है, ये सब चीज था। एक मंदिर में क्या क्या होता है? सर एक गर्भगृह तो होता है, हाँ, एक द्वार होगा, उसको चारों तरफ से घेरने के लिए सर उसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका गर्भगृह। जी। और ये आपका मंडप हो गया। और अभी फाइनली अगर आप लोग गांव में जाते हैं तो जो माता काली का मंदिर देखिएगा लगभग इसी फॉर्म में है। ये गर्भगृह है जहाँ पे माँ काली का निवास स्थान होता है और चारों तरफ ये तरह से प्रदक्षिणा पथ है। और ये मंडप है। मंडप बनाया इसलिए जाता था कि जो श्रद्धालु लोग या जो पूजा करने वाले लोग अगर बड़े मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं तो ये मंडप में, चूंकि यहाँ पे स्पेस कम होता था, जहाँ पे एक्चुअली जो गर्भगृह होता है ये छोटा सा कमरा होता है और यहाँ पे उस जो देवता को स्थापित किया जाता है वो रहते हैं। तो यहाँ पे अगर सैकड़ों लोग आते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, तो यहाँ पे रह करके पूजा ना कर सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए अलग से मंडप बनाया गया। और बाकी देखिएगा जो प्राचीन मंदिर था,
प्राचीन मंदिर में आपका कौन सा मंदिर था जी, बताइए तो। यूपी में था देवगढ़ का, एमपी में था। सर पहले तो मंदिर द्रविड़ शैली और नागर शैली में बनती थी सर। प्राचीन मंदिर जितना भी है, दुर्ग शैली का विकास हुआ था मंदिर में यहाँ पे। हाँ, हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। पहले क्या, सर आज भी जो मंदिर बन रहा है उसी शैली में, और ये जो शैली होता है क्या होता है, दिन पर दिन विन्यास करते जाता है। जैसे मैं शुरू से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा देर पहले मैं क्या बताया था कि स्तूपा बताया था, चैत्य बताया था। जी, चैत्य क्या था? वो तो जैन का थी, बौद्ध का था सर। हाँ, चैत्य क्या था, तो प्रेयर हॉल था पूजा स्थल जी। ना। और जी जो स्तूपा था, तो स्तूपा में महात्मा बुद्ध का अवशेष रखा जाता था। जी महात्मा बुद्ध का अवशेष, यानी कहने का मतलब कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो महात्मा बुद्ध के अवशेष को ही अपना गॉड मान रहे हैं। यानी गर्भगृह एक तरह से हो गया उनका स्तूप। और जो चैत्य जहाँ पे प्रार्थना हॉल है, जो जहाँ पे प्रेयर हॉल है, तो उसको हम लोग मंडप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पूजा किया जाता है। तो यह एक जगह इकट्ठा हुआ। और जो सिंपल फॉर्म होता था, जो मंदिर बनाया जाता शुरू में, जो प्राचीन मंदिर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैं इवोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे कैसे डेवलप हुआ है। ये प्राचीन जी मंदिर का जी जी स्टाइल है जो नॉर्मली क्या था। अब कहने का मतलब है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता नगर सभ्यता था। और कहा जाता है कि आज भी शायद बिहार में, या यूं कहे तो पूरे मतलब भारत में वैसा व्यवस्था नहीं है जैसा कि आपके सिंधु सभ्यता में था। ये सर प्रत्येक समकोण पर सर सड़क काटती हाँ, थी, ये सब अभी सड़क काटना या जो नगर विन्यास था, जी जी वो मतलब बहुत ही बेहतरीन था। या यूं कहा जाए तो बहुत मतलब इतिहासकारों ने उसे गॉड निर्मित कहा है। क्या कहा है? मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया, और जो अचानक से लुप्त भी हो जाता है। मतलब उस समय सड़क पे लाइटिंग का व्यवस्था, और जो आज भी देखिएगा, मतलब आज का भी पैटर्न देखिएगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, आज गांव से छोड़ करके शहर में भाग रहे हैं। उनको घर कहाँ चाहिए, तो रोड पे चाहिए। और जैसे ही घर पे रोड बना देंगे, मतलब मैं ये गांव की बात कर रहा हूँ कि वो रोड पे अपना जाके घर बना रहे हैं। जैसे ही घर बन जाएगा मतलब रोड के साइड में, तो फिर ये रोड पे क्या बना देंगे, स्पीड ब्रेकर बना देंगे। अरे यार, जब तुम्हें रोड पे स्पीड ब्रेकर ही बनाना था, यानी इससे रोड से इतना परेशानी ही था, तो तुम आए काहे को यहाँ पे? गाँव में शांति से जी रहे थे ना। और उनका मतलब बहुत घर पे ये देखता हूँ कि ये रोड है, मतलब ये सड़क है, और यहाँ पे इनका घर बना हुआ है। पता ना बच्चे अगर निकलेंगे तो तुरंत रोड पे आ जाएंगे, और फिर दोष लगेगा किनका, गाड़ी चलाने वाले का। तो हालांकि ये जगह की कमी के कारण हो रहा है, लेकिन सिंधु सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि जो भी सड़क था, तो उधर घर का दरवाजा ना खोल करके उसके पीछे साइड में दरवाजा खोलता था। यानी ये मेन रोड हो गया, मेन रोड से ये सब रोड हो गया, और सब रोड से फिर आ रहा है जो अपना घर का रोड, और यहाँ से एंट्रेंस गेट है। बाकी ये जो मेन रोड है, इसमें मतलब घर का पीछे वाला हिस्सा रहता था। समझो कितना सोच करके बनाए थे। हर घर में मतलब क्या था, आपका स्नानागार था, यानी आज तक है तो मतलब बाथरूम था, मतलब साफ सफाई हर चीज़ को लेकर के था। आज से 4000 साल पहले की बात करते हैं। आज भी देखिएगा, मतलब टाउन में भी, या गांव का तो बात छोड़े, टाउन में भी उतनी सारी व्यवस्था नहीं मिल पाती जितना यहाँ पे था। तो नगर सभ्यता था, और नगर सभ्यता में अब हालांकि वहाँ का तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन नगर सभ्यता में देखिएगा कि वहाँ पे पूजा का भी, मतलब आज का जो पैटर्न एक तरह से उठा सकते हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे मिल रहा है। और धीरे धीरे फिर उसके बाद से बीच में वो सभ्यता गायब हो जाता है। वो सभ्यता गायब हो जाता है, फिर ग्रामीण सभ्यता आती है। ग्रामीण सभ्यता से फिर आपको 1000 साल से ज़्यादा लग जाता है नगर सभ्यता जाने में। यानी फिर जैसे जैसे आपका सभ्यता विकास करता है, ठीक वैसे वैसे आपका मतलब हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। हालांकि ये जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, टेक्नोलॉजी के उतने हम लोग आदी होते जाएंगे, और बाद में उतना ही ज़्यादा जल्दी विकास होगा। जैसे आज से पहले देखिएगा, जो फ़ोन आता था पहले, फीचर फ़ोन आता था, मतलब कितना दिन तक चला, और तुरंत स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन आकर के कितना मतलब तरक्की कर दिया। तो ये विकास क्रम बहुत तेज़ी से हो रहा है तकनीकी के कारण, लेकिन ये चीज़ उतना तेज़ी से नहीं हुआ। तो प्राचीन जब, चूँकि पूजा पाठ तो शुरू से ही कर रहा है, पूजा पाठ करने का जो कंसेप्ट होता है, एक्चुअली देखो, रिलीजन, धर्म पैदा कहाँ से हुआ? आदमी सोता है, आज भी स्वप्न देखते हो, हम भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। अब स्वप्न में होता है, अब जब स्वप्न देखने लगा आदमी, तो सोचा कि आखिर ये होता कैसे है। हम तो सोए थे, और पता ना कहाँ कहाँ से घूम करके चले आए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बात चला कि मन में ये मतलब ये विश्वास आया कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो रात को निकल करके घूमने चला जाता है।
और किसी किसी से मिलता है, यानी आत्मा का कंसेप्ट आया। और फिर वहाँ से फिर जब आत्मा का तो धर्म का, फिर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो हमारे कंट्रोल में मतलब नहीं थी, उसको हमने क्या मान लिया कि सुपर नेचुरल द्वारा, यानी जो गॉड द्वारा, उनके द्वारा कंट्रोल होता है। फिर हमने उनको पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। क्यों? उन बुरी शक्तियों से या जो उन बड़ी शक्ति है उनसे बचने के लिए। तो यहाँ से पूजा पाठ करने का जब हमें कंसेप्ट आ रहा है, यानी धर्म का उत्पत्ति हो रहा है, तो धर्म की उत्पत्ति हो रहा है और ये मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही है। तो वहाँ से हम लोग फिर पूजा प्रारंभ कर देते हैं। पूजा प्रारंभ कर देंगे तो एक मतलब निश्चित वे में, एक निश्चित प्रकार से उसको संपादित करने के लिए कुछ कुछ विधियाँ और रीतियाँ बनाई, और उन्हीं विधियाँ और रीतियाँ में क्या था, अपना मंदिर स्थापना था या विभिन्न प्रकार का पूजा मतलब पाठ्यक्रम था, वो सारा चीज़ अपनाया गया। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप होते गया, मतलब मोबाइल फ़ोन की तरह, वैसे वैसे आज हमारा देखते हैं कि मतलब स्थापत्य कला, यानी जो मंदिर बनाने का या मूर्ति बनाने की जो विशेषता थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, और जटिल होती गया, यानी और सुंदर और अच्छा होते गया। जैसे प्राचीन मंदिर था, ये बस मंदिर था, यहाँ पे एक मंडप हो गया और ये गर्भगृह हो गया, यहाँ पे देवता है, और बस इसको थोड़ा सा छत से ढक दिया गया है और इसमें कुछ ना है। जो मतलब मैं पहले ही बताया था कि जो आज भी गांव में माता काली का जो मंदिर होता है, सिंपल फॉर्म वही वाला मंदिर, मतलब ऊपर एक छोटा सा छत है, ऊपर कुछ ना है, कुछ गुंबद नहीं बना है, कुछ नहीं जी बना है। सर। और जी सर, चार पिलर पे सिर्फ छत दे दिया है, बीच में गर्भगृह की जगह पे हाँ। सर चबूतरा बना दिया गया है हाँ, और सामने मंडप। ऐसा है मेरे इधर सर? नहीं, हर एक गांव में मिलता है। और ये प्रदक्षिणा पथ है और यहाँ पे मंडप है आगे, मतलब पूजा करने के लिए। और यहाँ से शुरू हुआ मंदिर बनाने का। जो देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है, वहाँ पे देखने को मिलता है। एमपी का जो एरण है या उदयगिरी वाला हिस्सा है विदिशा के पास, नचना कुठार, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू होता है। और आज देखिएगा कि अब जैसे जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म था, मतलब अभी सभ्यता उस लेवल पे डेवलप नहीं था, जैसे जैसे सभ्यता डेवलप होते गया, मतलब जटिल फॉर्म अपना रूप तैयार करते गया, वैसे वैसे यहाँ पे भी विकास क्रम हमें देखने को मिलता है। हालांकि मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि जो एमपी में सांची का स्तूप था, यहाँ पे भी मंदिर का हमें साक्ष्य मिलता है 40 से 17 से 18 से। और ये जो मंदिर का साक्ष्य मिलता है, हालांकि ये लकड़ी का बना हुआ था कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा पत्थर का, तो ये गिर गया, खत्म हो गया, उसका कुछ ज़्यादा साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता है। और ओरिजिनली जो मंदिर का विकास और प्रारंभ शुरू हो जाता है वो गुप्ता पीरियड में, हालांकि ये भी अपना इनिशियल फेज में था। और जो आगे चल करके अब इसी मंदिर पे अब क्या बना दिया गया, इसका लुक और बेहतर बनाने के लिए इस पे शिखर का निर्माण किया गया। इस पे क्या किया गया, शिखर का निर्माण किया गया। ये शिखर मतलब इसमें से भी होके जाता था। तो ये जो शिखर का निर्माण किया गया और इस आगे मंडप को मान लेते हैं कि ये एक मंदिर बनाया गया, और फिर कोई राजा ने बनवाया, और फिर बाद में कोई राजा करके फिर साइड में कोई मंदिर बना दिया, फिर इस मंडप के आगे भी कोई मंडप बना दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यह मंडप का विकास और मंदिर का विकास होते गया। और जैसे जैसे धर्म में हमारा गहन विश्वास होते गया, वैसे वैसे हम अपने देवता को अच्छे से, मतलब एक तरह से, मतलब क्या होता है ना कि सनातन धर्म में ये कहावत है कि जहाँ साफ सफाई और यानी हर चीज़ का अच्छा व्यवस्था होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए या अपना कलाकारी को दिखाने के लिए भी इस क्रम में बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। जैसे कोई बार जो राजा होते हैं वो मतलब कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि आने वाला समय में वो ऐसा चीज़ ना बनाया जा सके, और हालांकि ऐसा कई के बार हुआ भी है। यहाँ तक समझ में आया निजेश? यस सर, आया समझ में। पूनम जी? जी सर। स्तुति, कुछ चीज़ें जो प्राचीन मंदिर का, ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर था, और आपका नचना कुठार था, एरण का था, और उदयगिरी जो विदिशा एमपी में है ना जिला, वहीं पे ये सब है। तो अब यहाँ पे शुरू होता है मंदिर का, मतलब आप लोग प्रारंभिक विकास देख लिए कैसे, मतलब सिंपल में जो हमारे पास जितना दौलत है, मान लेते हैं हमारे पास साइकिल खरीदने का पैसा है, हम कहाँ से मतलब बुलेट गाड़ी खरीद लेंगे। यानी कहने का मतलब उस समय अभी इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं हो पा रहा था,
इकोनॉमी का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आया था। तो जो था उसी में अपना जो व्यवस्था था उसी में अपना संतुष्ट हो लिए, बना लिया मंदिर अर्लियर फेज में। लेकिन जैसे जैसे अपना अर्थव्यवस्था मजबूत होते गया, यहाँ पे मंदिर को भी मजबूती मिला। और इस क्रम में उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनाने की एक शैली का विकास हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागर शैली। या इसको उत्तर भारत का शैली भी कहते हैं, उत्तर भारत का शैली भी कहते हैं। अब तक हमने मंदिर में क्या देख लिया था, ये राकेश जी थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए आप अपना माइक, जब जरूरत होगा हम बोलेंगे तो बोलिएगा। हमने मंदिर में क्या देखा, एक चीज हमने देखा शिखर। अब जैसा जैसा क्षेत्र है वैसे वैसे इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे था आपका गर्भगृह था, ये जो मंदिर का बेसिक स्ट्रक्चर है ये याद रखिएगा आप लोग। और ये पिलर पे आधारित होता था आपका मंडप, गर्भगृह, मंडप, शिखर। और शिखर पे अब शिखर को बनाकर कैसे तो नहीं छोड़ दिया जाता था, तो इस पर ना कुछ डिजाइन बना दिया जाता था। जो गोलाकार होता था इसको हम लोग अमलक बोलते थे। और अमलक के ऊपर क्या था जी, कहीं कहीं पर, हालांकि हर जगह नहीं, ये सारे फीचर को बस ये मंदिर का स्टाइल है, कुछ स्पेशल मंदिर का स्टाइल ना है, सिर्फ मंदिर का स्टाइल है। बाद में इसमें हम लोग नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, या जो भी आपका विजयनगर का शैली हो गया या पाल सेना शैली हो गया, तो ये सब चीज़ देखेंगे। ये सिंपल मंदिर का शैली है, अमलक हो गया। और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया जी, कलश हो गया। हालांकि मंडप को भी हम लोग 3 भाग में बांटा हुआ देख सकते थे। और देखते हैं ये कौन सा आता है, महामंडप, जो सबसे बड़ा होता है। कई जगह एक ही मंडप होता है, लेकिन कई जगह एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको महामंडप, फिर मंडप, फिर अर्धमंडप, यानी जो मंडप के पहले वाला हिस्सा होता है। ये चीज हो गया आपका मंदिर। और जो मंदिर होता है ये बेस पे बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जिसको वेदी कहते हैं। और जो साउथ का मंदिर का जो इसमें और अलग स्टाइल हो जाता है, वो यहाँ पे क्या होता है जी, जो साउथ का मंदिर आप लोग देखते हैं ना, प्रवेश द्वार, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। मतलब आप लोग साउथ मूवी अगर देखते होंगे या फोटो में भी, तो एक्चुअली मंदिर का जो मेन जो मतलब हिस्सा ना हो करके ये प्रवेश द्वार होता है। जैसे कोई भी आजकल देखिएगा अपना घर बनवाता है तो गेट बहुत डिजाइनदार बनाता है, जिससे उसके गेट की भव्यता से उसके घर की भव्यता को अंदाजा लगाया जा सके। तो बाहर जो प्रवेश द्वार दिखता है जिस पर अनेक कलाकारियाँ यानी मूर्ति स्थापित किया गया रहता है, और वो मूर्ति क्या होता है, तो सनातन जो हिंदू धर्म के जितने सारे मतलब पुराण है, महाभारत है, रामायण है, मतलब जितने सारे देवी देवता हैं, कहानियाँ हैं, उस सब चीज़ को उस पर उकेरा गया रहता है। तो ये मंदिर ना हो करके ये सिर्फ क्या है, तो प्रवेश द्वार होता है। फिर मंडप, अब मंडप का भी 3 हिस्सा इसमें आ जाएगा, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, फिर गर्भगृह, और उसके बाद से शिखर। और शिखर में क्या क्या चीज़ है, तो ऊपर अमलक है, कलश है। यहाँ तक क्लियर? जी सर। देखिए अब गर्भगृह जो होता था, इसमें जो मुख्य देवता होते हैं, जो मेन डायटी होते हैं, मुख्य देवता, उनको स्थापित किया जाता था, और ये जो शिखर होता था, माना जाता है कि बाद में चल करके, शुरू में तो देख रहे हैं कि हमें शिखर देखने को ही नहीं मिलता है, मतलब जो अर्लीस्ट फॉर्म है उसमें तो शिखर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि शिखर बनना प्रारंभ हुआ तो एक मंदिर के पास कई कई वो शिखर है, लेकिन गर्भगृह उसी शिखर के नीचे रहता है जो शिखर सबसे बड़ा होता है। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे ना आजकल पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सब चीज़ बनाना पड़ता है, और डिजिटली उतना अच्छा हम लोग नहीं बना पाते हैं।
तो हालांकि अगर इमेजिनेशन कीजिएगा समझिएगा तो उससे अच्छा है, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेदी हो गया, और जो मतलब जो नागर शैली नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो मंदिर है, उसमें क्या होता था, इस पे चढ़ाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ होती थी। और जो साउथ यानी द्रविडियन स्टाइल मंदिर जो होता है, उसमें क्या होता है, वो बाउंड्री से घिरा हुआ है और उसमें गेट है एंट्रेंस के लिए। हालांकि जो नागर शैली का मंदिर है उसमें ऐसा कुछ ना है, ये मतलब किसी भी प्रकार का बाउंड्री से ना घिरा हुआ है। बाकी इसको अब हम लोग धीरे धीरे सबको विस्तृत फॉर्म में देखेंगे। बाकी जो मेन स्ट्रक्चर है मंदिर का यही है। अब अगर आपको ऐसे मंदिर का सिंपल स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो जिस मंदिर का पूछे वहाँ से बना सकते हैं। अगर द्रविड़ पूछे तो द्रविड़ में ये बाउंड्री दिखा दीजिए, और ये फिर गोपुरम दिखा दीजिए, मंडप गर्भगृह तो रहेगा ही रहेगा। और नागर पूछे तो ये गोपुरम को हटा दीजिए और बाउंड्री को हटा दीजिए, यहाँ पे बेदी ला दीजिए और सीढ़ी बना दीजिए, बस हो गया। ये नॉर्मली मंदिर का स्टाइल हो गया। सर जैसे द्रविड़ शैली में तो जैसे रथ का आकार दे दिया जाता है सर प्रवेश द्वार को ही, जैसे सर तंजौर का मंदिर है, चाहे ब्रह्मेश्वर मंदिर है, हाँ तमिलनाडु वाला, हाँ हाँ, उस समय तो सर अलग ही आकार रहता है मंदिर का। सर गोपुरम शीर्ष भाग को कहेंगे कि सर प्रवेश द्वार? अभी गोपुरम समझे नहीं हो? हाँ सर समझिए, प्रवेश द्वार बोले सर। हाँ सर कंफ्यूज थे इसलिए बोले। नहीं, देखो जो गोपुरम होता है ना, एक्चुअली साउथ मूवी देखना, तो जब मंदिर का सीन दिखाता है, जी साउथ में कभी गए हो? बिहार से बाहर यूपी गए हैं सर। यूपी गए हो? यस तो सर। मतलब जो मंदिर एक्चुअली होता है ना, जो साउथ में दिखाया जाता है, खूब बड़ा एक भव्य दिखाया जाता है, करीब इस आकार में होता है वो। इस आकार में। यस सर। और ये 2 डायमेंशनल है, जबकि वो 3 डायमेंशनल होता है। और यहाँ पे होता है आपका ये गेट होता है एक तरह से, ये दीवार हो गया, और ये हो गया प्रवेश द्वार। हाँ सर समझ गए। ये होता है प्रवेश द्वार। यही सर 3D में रहता है ना सर? हाँ, देखो ये हो गया प्रवेश द्वार। अब इसमें एक्चुअली जो दिखाया जाता है ना, इसमें बहुत सारा मूर्ति भी बनाया रहता है, और वो रामायण महाभारत पुराण इत्यादि से संबंधित रहता है। तो एक्चुअली जब साउथ मूवी में दिखाया जाता है तो इसी को दिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। हालांकि इससे भी खूबसूरत मंदिर पीछे रहता है, लेकिन जो साउथ मंदिर का मेन विशेषता है यही प्रवेश द्वार, जिसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं, यही चीज है। हालांकि ये मंदिर ना है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ ना होता है, ये सिर्फ प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे चारों तरफ से मूर्तियां बनी हुई है, चारों तरफ से, और फिर प्रवेश द्वार करते हैं। और प्रवेश द्वार जैसे करेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा जगह खाली मिलेगा, फिर उसके बाद मंडप मिलेगा, और मंडप के बाद से फिर आपका गर्भगृह मिलेगा, जहाँ पे ओरिजिनल मंदिर होता है। तो ये जो दिखाया जाता है लाल ब्लू कलर में, इस टाइप से जो कलाकारी किया गया रहता है, पेंटिंग किया गया रहता है सुनहरा कलर में, तो ये मंदिर ना होकर के ये प्रवेश द्वार है। और मंदिर जो ओरिजिनल होता है, गर्भगृह, जहाँ पे जिस देवता को हम लोग स्थापित करते हैं, वो पीछे होता है। ये चीज समझ गए? जी जी सर, वहाँ लेके वीडियो करने नहीं देता सर। हम गए हुए हैं तिरुपति बालाजी और महाबलीपुरम दोनों गए हुए हैं। हाँ, वीडियो नहीं करने देता है, और कुछ फोटो खींचने का जो व्यवस्था रहती है यहीं पे रहता है, प्रवेश द्वार के पहले, प्रवेश द्वार के बाद नहीं। एक बार मैं भी गया था विजयवाड़ा, वहाँ पे माता दुर्गा का सबसे बड़ा साउथ का मंदिर वही है, कनक्का दुर्गा टेम्पल। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ को अच्छे से देखा था। तो कभी कभार घूमते जाते रहो निजेश। सर अभी गरीब है सर। अरे यार, इस बात को कभी मत बोलना पब्लिकली। गरीब होना गलत चीज सर। वो सर कम्बल ओढ़ के घी पीते हैं। कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले गरीब है ना? जी सर। चलिए, तो सिंपल मंदिर हम लोग ने देखा, और उसके बाद से मंदिर का जो सिंपल मंदिर था ये चारों तरफ था। मतलब धीरे धीरे सभी लोगों को मान्यता होती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी संप्रदाय हो, सबका अपना अपना फैथ होता है, अपना अपना विश्वास होता है, अपने अपने ईश्वर होते हैं, और वो अपने ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। और उस श्रद्धा को यानी पूजा करने के लिए फिर अपना अलग अलग क्या किए हैं, अपना
स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। और इसी दौरान जो उत्तर भारत में एक स्पेशल मंदिर का विकास होता है शैली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागर शैली। नागर शैली का विशेषता हम लोग देखेंगे, इसमें अलग से देखेंगे। नागर शैली, हालांकि जो नागर शैली है ये उत्तरी बिहार में, सॉरी उत्तरी बिहार बोल रहा हूँ, ये मतलब उत्तर भारत में ही यह प्रचलित है। और उत्तर भारत में कहाँ तक, ये हिमालय से लेकर के कहाँ तक, विंध्यन जो पर्वत है यहाँ तक देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश तक। हाँ, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हिमालय से लेकर के जो विंध्यन पर्वतमाला है यहाँ तक देखने को मिलता है। और उसके बाद से कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका द्रविड़ियन स्टाइल देखने को मिलता है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, हिमालय से लेकर के विंध्यन पर्वतमाला तक और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और एक दोनों का मिली जुली रूप है, जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका नागर हो गया, ये द्राविड़ हो गया, तो ये क्या हो गया बेसर हो गया। मतलब दोनों मंदिर का ये अपना विशेषता कुछ ना कुछ ग्रहण किए हुए हैं, तो इसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं। हालांकि अब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए नागर शैली हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एक हम ये बना देते हैं। ठीक, सर इसका क्षेत्र कहाँ है सर? नागर शैली बेसर का? बेसर का? बेसर का ऑब्वियस सी बात है, जब ये उत्तर हो गया मतलब नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये मिडिल वाला हिस्सा रहेगा, दोनों तरफ से ग्रहण करेगा। हालांकि ऐसा कुछ ना है, कहीं कहीं देखिए अब बिहार में भी मतलब द्रविड़ियन स्टाइल मिलता है देखने को, तो वो चीज़ चलते रहता है। लेकिन एक नॉर्मली जो बनाया जाता है, अब देखिए जो भाषा क्या होता है, आप लोग बिहार में हैं और बिहार भी देखिएगा कि एक ट्रांजिशन फेज में है। उत्तर में जाइएगा तो नेपाल है, और पूर्व में जाइएगा तो बंगाल है, और फिर पश्चिम में यूपी है, और दक्षिण में अभी तो फिलहाल में झारखंड है। तो यहाँ पे देखिएगा कि भाषा जो दूसरी भाषा से टच होता है, तो दो भाषा मिल करके एक तीसरी भाषा को डेवलप कर लेते हैं, तीसरी भाषा को डेवलप कर लेते हैं। जैसे आपका अंगिका है, बजिका है, ये सारी भाषाएं जो होती है क्या होती है, इधर मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, और उधर बंगाली भाषा से आपका क्या है प्रभावित होता है, और उन दोनों से अपना वर्ड ग्रहण करके और सरलतम रूप ग्रहण करके क्या होता है अलग से स्टाइल विकसित कर लेता है। सेम चीज़ आएगा हमें बेसर में देखने को मिलेगा। और मंदिर के स्टाइल में थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उससे याद रहेगा, छूट ना जाए। पहला तो रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नागर पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे जी, द्रविड़ियन पढ़ेंगे, बेसर, विजयनगर स्टाइल, पाल सेन स्टाइल, और बताइए और क्या है जी, नायक स्टाइल, होयसल स्टाइल, सर लास्ट में क्या बोले सर, ये दिख नहीं रहा प्रॉपर, होयसल स्टाइल है। होयसल 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 सर होयसल से पहले क्या है सर? एक बार बोल दीजिए सर, हमें समझ में आ रहा है। देखिए होयसला स्टाइल, नायका स्टाइल, ये पाल नायका? हाँ, पाल सेना, पाल सेना? हाँ, अरे सेन वंश था ना जी बंगाल में, जी 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 जी, वही है। और पाल वंश सेन। बिहार में। विजयनगर स्टाइल, बेसर, द्राविड़, नागर। मंदिर स्टाइल में हम लोग इतना पढ़ेंगे। हालांकि जो मुख्य फोकस रहेगा नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और पाल सेन शैली। हालांकि इस सब को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब नागर शैली हम लोग शुरू करते हैं।
मुझे नहीं आता सर। नागर शैली पहला चीज क्या है, ये हिमालय से लेकर के सामान्यता लिख लीजिएगा, सामान्यतः हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक जो ये मंदिर का स्टाइल था ये देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें सैंड स्टोन का यानी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तीसरा, अच्छा एक पंचायतन शैली होता है, समझते हैं ना मंदिर का, शब्द सर समझ रहे थे लेकिन देखे नहीं है सर। अरे समझ रहे हो ना, अब बताओ इतिहास पढ़ने के लिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो हड़प्पा सभ्यता में जीने की तो जरूरत नहीं है, बस इमेजिन करो और क्लास में प्रेजेंट रह करके पढ़ो। पंचायतन सर शैली, बड़े मंदिर के आसपास जो छोटा छोटा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बनाया रहता है उसको बोलते हैं क्या? हाँ उसी को पंचायतन शैली बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक बड़ा मंदिर होता है यानी मुख्य देवता होता है, ये क्या होता है, मेन डाइटी होता है ये आपका ना, मुख्य देवता, या इसको मुख्य अधिष्ठाता भी बोलते हैं हिंदी में। सर इसके साथ 4 छोटे छोटे मंदिर जुड़े रहते हैं। हाँ इसके साथ साथ जो चारों कोने पे मंदिर रहते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। तो पंचायतन ये शैली। मुख्य हो गए, तो ये क्या हो गए, सब उप देवता हो गए, मतलब उन्हीं का प्रतिरूप रहेगा, अवतार रूप में रहेगा, या फिर अन्य देवी देवता रहेंगे, तो इसी को हम लोग पंचायतन शैली बोलते हैं। छोटे छोटे मंदिर अन्य रहेंगे वहाँ पे। चलिए नागर शैली में हमने बोला कि इसका ये देखिए, ये गर्भगृह हो गया और इस पे ये आपका शिखर हो गया, यहाँ पे गर्भगृह हो गया और ये आपका मंडप हो गया, और ये बना किस पे है, तो एक प्लेटफॉर्म पे बना है। किस पे बना है, पत्थर का, मतलब प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं जी हिंदी में, आधार पे, बेस, आधारशिला। आधारशिला। यह जो मंदिर होता है आधारशिला पर बना है। और यह कैसा है आपका आधारशिला, या तो पत्थर का बना है, एक्चुअली जो मैक्सिमम होता है पत्थर पे ही बना हुआ है, पत्थर जो बड़ा सा हो गया उसको काट करके फिर उस पर मंदिर बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं, ये जो आपका शिखर जो होता है ना मंदिर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शिखर बोलते हैं। ये शिखर के अलग अलग स्टाइल के आधार पे यहाँ पे जो मंदिर होता है, ये नागर शैली में हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शिखर, शिखर जो निर्माण होता है उसके आधार पे। एक जैसा हो गया आपका रेखा प्रसाद या लैटिना बोलते हैं, और दूसरा को फमसाना, और तीसरा को वल्लभी। लैटिना या फिर इसको इंग्लिश में लैटिना और हिंदी में रेखा प्रसाद। इसको फमसाना ही बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको वल्लभी बोलते हैं। देखिए अब जो ये शिखर होता है इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि जो मंदिर को जानते हैं अलग अलग स्टाइल में, तो लैटिना यानी ये जो होता है, लैटिना जो होता है यानी जो रेखा प्रसाद होता है, एक्चुअली ये देखिएगा कुछ जो आपका मंदिर होगा उसका जो शिखर होगा ये क्या होगा, शिखर लंबा होगा, इसका जो शिखर होगा लंबा होगा,
इस प्रकार से बना होगा। और कुछ जो मंदिर होता है उसका शिखर इस टाइप से होगा, शॉर्टर होगा और ब्रॉडर होगा। और ये जो इसका बेस होगा, आधार होगा, जो बेस आधार, ये वर्गाकार होगा दोनों का। ये आपका कौन सा है जी? रेखा प्रसाद है। ये फमसाना है, दिख रहा है ना ऊपर? नहीं सर। और ये आपका जो ये है, ये रेखा प्रसाद हो गया। चलो अभी इसमें देखते हैं पहले। और यहाँ पे एक जो बल्लभी होता है, एक्चुअली जो बल्लभी होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। मान लो ये मंदिर हो गया आपका रेक्टेंगुलर बेस पे, और इसका ये जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से शिखर होता है। ये फिगर तो तीनों दिख रहा है ना? जी सर। तो ये जो वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। और ये कैसा है जी? आयताकार है। और इसका जो ये छत है, ये गुंबदाकार है। अब देखते देखते पहचान जाइएगा कौन सा बल्लभी स्टाइल में है, कौन सा वर्गाकार मतलब फमसाना में है, और कौन सा रेखा प्रसाद में है। तो ये जो है रेखा प्रसाद है। जो नॉर्मली होता है, इसका जो झुकाव मान के चलते हैं रेखा प्रसाद का, ये 75 डिग्री या इसके आसपास रहता है, और ये 45 डिग्री के। और ये तो अलग दिखिए रहा है। ये आपका रेखा प्रसाद, ये आपका क्या हो गया जी? फमसाना। और ये आपका क्या हो गया? बल्लभी। और फिर ये जो देखिएगा नॉर्मली जो रेखा प्रसाद है, ये कहाँ पे बनाया जाता है जी? जो गर्भगृह है इसके ऊपर बनाया जाता है। नॉर्मली ये कहाँ पे रहता है? गर्भगृह के ऊपर रहता है। और ये जो आपका रहता है फमसाना, ये नॉर्मली कहाँ पे रहता है जी? मंडप के ऊपर रहता है। ये चीज समझ में आया निजेश? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है जी सर। और ये जो होता है बल्लभी स्टाइल को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में तो बोलते हैं बैगन वोल्टेड रूप, और हिंदी में बोलते हैं इसको सट्टाकार भवन। सट्टाकार। बैगन वोल्टेड बिल्डिंग। और कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? और ये रेक्टेंगुलर बेस पे है, ये स्क्वायर बेस पे है, ये स्क्वायर बेस पे है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सर। निजेश? नीचे वाला लाइन दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं सर, दिख रहा दिख रहा। यहाँ सब हम लोग आगे बढ़ा जाए। जी सर। इसको मिटा दूं मैं? जी सर। चलिए, क्या क्या चीज देखने को मिला हमें, कहाँ कहाँ पे है ये, और शिखर के आधार पे ये कौन कौन सा है? तो रेखा प्रसाद है, बल्लभी है, और फमसाना है। कैसा कैसा सब अंतर है? फमसाना क्या होता है? मंडप पे बनाया जाता है। रेखा प्रसाद गर्भगृह पे। और जो आधारशिला पे हम लोग देख लिए थे बना था। और इसका एक और फीचर देखिएगा नागर स्टाइल का। जो नागर स्टाइल का और फीचर जो है उसमें ये होता है कि ये चारों तरफ से जो बाउंड्री बना होता है वो नहीं रहता है, जो कि आपका द्रविड़ियन स्टाइल में रहता है। द्रविड़ियन शैली से भिन्न इसमें जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री और प्रवेश द्वार
नहीं होता इसमें इंग्लिश में। तो नागर स्टाइल का क्या क्या है कुछ अभी तक तो समझे हैं। इसमें जो 4-5 मतलब जो विशेषता है इसका, ये क्या होता है, द्रविड़ियन शैली से भिन्न या बाउंड्री और प्रवेश द्वार नहीं होता। जैसे द्रविड़ियन स्टाइल का मंदिर देखिएगा तो चारों तरफ से बाउंड्री रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलता, प्रवेश द्वार भी नहीं होता है। प्लस ये देखिएगा कि जो आधारशिला पे बनाया गया यानी चबूतरा टाइप पे बनाया गया जो पत्थर का बना हुआ है, और फिर उस पर क्या होती है, जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ होती है। जैसे ये आधार हो गया, अब आधार पे जाइएगा तो सीढ़ी तो रहेगा ना जी जाने के लिए जी, तो यहाँ पे क्या होता है, सीढ़ियाँ भी होती है जाने के लिए। ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अपवर्ड माने ऊपर जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। अब आते हैं कि जो उत्तर भारत में यह आपका नागर शैली विकसित हुआ, तो ये विभिन्न राजवंशों के अंतर्गत यह विकसित हुआ है, और उन्हीं के जो क्षेत्र आधार पे या उन्हीं राजवंशों के आधार पे यह अलग अलग रूप में भी देखने को मिलता है। देखिए, अब नागर शैली के अंतर्गत नागर शैली के अंतर्गत तीन प्रकार की मंदिर शैली का विकास हुआ है। पहला कौन सा है जी, उड़ीसा वाला, दूसरा खजुराहो, और तीसरा सोलंकी रूलर वाला। यहाँ पे चंदेल रूलर थे, और उड़ीसा वाला में देखिएगा कि यहाँ पे आपका पुरी हो गया, कोणार्क सन टेम्पल हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अब हम लोग इसको अलग से देखेंगे, मतलब उड़ीसा नागर शैली के अंतर्गत। सभी लोग शांत है, क्लास में है ना जी आप लोग? जी सर। जी सर है। अरे आप ही लोग मोटिवेशन है, आप लोग नहीं रहेगा क्लास में तो फिर मैं कैसे रहूँगा। अब बगल में तो शादी हो रहा है, इसलिए बार बार बंद कर दे रहे हैं। उड़ीसा स्कूल, उड़ीसा स्कूल ऑफ नागर शैली। इसमें देखिएगा कुछ मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ, क्लास ओवर करूंगा। क्लास जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, क्लास में पूरा याद हो जाएगा यहीं पे। सबसे बड़ा इसका फायदा ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन में भी जा रहे हैं, चाहे प्री देने जाइए चाहे मेंस देने जाइए, इस बार आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ा लीजिए, फिर आगे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेंस होगा या प्री होगा, आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग कर लीजिएगा या क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बस अच्छे से पढ़िएगा। जो अगर ना समझ में आए तो पूछिएगा। हम लोगों ने देख लिया कि नागर शैली का विशेषता क्या क्या था। शिखर था, शिखर का भी बनावट 3 प्रकार से था। 3 प्रकार से था, एक था कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम मुड़ा है, मतलब कम मुड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तक आता है, फिर यहाँ से मुड़ा है, जिसको हम लोग रेखा प्रसाद बोले थे। और एक था कि जो मतलब ज़्यादा मोटा ब्रॉडर एरिया पे रहता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फमसाना बोले थे। और एक था वो, एक होता था कि आपका रेक्टेंगुलर बेस पे था, रेक्टेंगुलर बेस पे था तो वो क्या था आपका बल्लभी था। और हमने ये भी बताया कि जो रेखा प्रसाद है उसको जो सामान्यतः कहाँ पे यूज किया जाता है जी, गर्भगृह, यानी जो मुख्य देवता हैं उनके ऊपर का वो संरचना होता है। और जो फमसाना होता है वो सामान्यतः यानी नॉर्मली कहाँ पे बनाया जाता है, तो मंडप के ऊपर बनाया जाता है। ये चीज़ हमने देखने को मिला था। अब जो नागर स्टाइल है, इसके यह जो नागर स्टाइल होता है यह विभिन्न मतलब जो स्कूल होते हैं उसके अंदर डेवलप होता है। उसमें पहला क्या है, उड़ीसा है, दूसरा खजुराहो है, तीसरा सोलंकी वाला है। तो अब उड़ीसा स्कूल में आप लोग देखिएगा कि जहाँ यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये इसका जो बाहरी बनावट है वो कैसा डेकोरेटेड है।
जैसे ये जो मंदिर का शिखर होता है, जो उड़ीसा स्कूल होगा, ये थोड़ा यहाँ से सीधा टाइप में जाता है, फिर यहाँ से घूमता है। और ये जो बाहरी दीवार होता है इसका, ये बहुत ही मतलब जटिलता से डेकोरेटेड किया जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा कलाकारी दिखाया जाता है, डेकोरेटेड होता है, सजाया जाता है, इस चित्रकारी किया गया है, मूर्तिकारी। और जो अंदर का दीवार है वो कैसा है जी? प्लेन है। कैसा है? प्लेन है, यानी खाली है, इस पर कोई चित्रकारी नहीं किया गया है। और उसके बाद से ये कहाँ पे विकसित हुआ है? तो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ है। और यहाँ पे जो आपका ये जो शिखर है, इसको अलग नाम से जाना जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? देउल बोलते हैं, रेखा देउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा देउल। इस प्रकार से कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। क्लास का टाइम हो गया, हम लोग कल मिलते हैं क्लास में।